यस स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम अगेन जी। यार क्या टॉपिक स्टार्ट कर दिया फिर हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, है ना। दो पार्ट में मैंने बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई एक अलग चैप्टर है, एसी वाला अलग चैप्टर है। ईएमआई में हमने फैराडेज की कहानी और उसके द्वारा दिए गए लॉज डिस्कस किए, रिजल्ट्स आए, न्यूमेरिकल भी आपने कुछ कर लिए होंगे अब तक, कुछ एक दो न्यूमेरिकल इस पे फिर से मैं करा देता हूं। ओके, तो एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, बाकी टॉपिक को आगे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी होपफुली चैप्टर आपको ठीक लगा और आगे भी ये ठीक ही लगेगा। इजी चैप्टर है लेकिन है सारा का सारा बेटा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। इजी लेकिन टोटली न्यूमेरिकल है, शुरू से लेके अंत तक इस पे न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे, उस पर फोकस रहेगा ही रहेगा। इसके बाद फिर हमने एक लेंस लॉ डिस्कस करना है जी, उस पर भी आते हैं। दो चार न्यूमेरिकल हैं। रिजल्ट्स की अगर मैं बेटा बात करता हूं तो अपने पास रिजल्ट कौन कौन सी हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस एन इंटू डी फाई बाय डी टी, या फिर करंट इंड्यूस्ड, इसका क्या फार्मूला था, ईएमएफ को आर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये था माइनस एन बाय आर इंटू, यहां पे क्या था डी फाइव बाय डी टी, और अगर चार्ज की बात करें तो इसकी जगह डी क्यू बाय डी टी लिखा था, डी टी से डी टी कैंसिल आ गया था, ये आ गया था माइनस एन बाय आर इंटू चेंज इन फ्लक्स। ये अपने रिजल्ट्स हैं भाई, इसी पे बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, कुछ ना कुछ क्यों बहुत क्वेश्चंस करने चाहिए। दो चार अभी आपके सामने हैं ही हैं, इनको भी एक बार करवा ही देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को बेटा रीड आउट कर लो, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। रिजल्ट यही यूज होंगे, ये इतनी सी अपने पास जगह है, इतनी सी जगह में ही इसको हमने कवर अप करना है। तो शॉर्ट में मैंने लिखा है, समझा देता हूं, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉयल है बेटा जी, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी है 500, रेजिस्टेंस भी दे रखा है 2 ओम, is placed such that its perpendicular is placed such that its plane is perpendicular to BH, is placed such that its plane is perpendicular to BH। अब यार ये BH क्या है, BH हमने बात की हुई है कि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं यार, तो अर्थ पे चारों तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है। अब किसी भी जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो सबसे मेन जो इफेक्टिवली यूज होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो किसी भी जगह पर अर्थ का फील्ड तो होगा ही होगा और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही होगा। तो कॉइल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू BH। सर्कुलर कॉइल है, ये मान लो किसकी डायरेक्शन है जी, ये हॉरिजॉन्टली BH की डायरेक्शन है, and the coil is placed in such a way that its plane is perpendicular to BH। coil फिर कुछ ऐसे पड़ी हुई है, वर्टिकल पड़ी होगी, तभी उसका जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू BH है, ऐसे पड़ी है भाई coil। coil is placed in such a way and its plane is perpendicular to BH, यानी इसका नॉर्मल, ये जो कॉइल है उसका नॉर्मल BH के पैरेलल है, प्लेन इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो सिचुएशन आपके सामने है और बोला गया इट इज रोटेटेड अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर। ये इसका वर्टिकल डायमीटर बिल्कुल सही हमने डायग्राम बना ही दिया। ये कुछ ऐसे वर्टिकल डायमीटर के अलोंग रोटेट कर दी, रोटेट कितने एंगल से रोटेट की, थ्रू 180 डिग्री। इट इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड्स। कहानी मेरे ख्याल से समझ में लग गई होगी भाई। जब इसको रोटेट करेंगे ना तो फ्लक्स में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। अब फ्लक्स में कैसे चेंज आएगा, अभी इसको वर्टिकली रोटेट कर रहे हो, इस वक्त सारी की सारी फील्ड लाइंस, अब BH
के हिसाब से देखोगे तो सारी की सारी फील्ड लाइन भाई इसमें से पास कर रही हैं। नॉर्मल याद करो, फ्लक्स फाइंड जब हमने करनी होती है तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यहां पर बी की जगह बी एच हो जाएगा और ए की जगह रेडियस से इसका क्या निकाल लेंगे हम, कॉइल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी एच इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बी एच क्वेश्चन में गिवन है, एरिया हम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। चक्कर किसका, थीटा का। तो सिचुएशन बेटा ये है कि इस वक्त थीटा 0 डिग्री है, बिकॉज थीटा कौन सा एंगल होता है, ये थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉर्मल टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस वक्त एंगल 0 है। कह रहा है इट इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री से जब रोटेट कर देंगे तो इस वक्त अगर एंगल 0 है, भैया 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो नया एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो यार इनिशियल फ्लक्स जो है, इनिशियल फ्लक्स मैं समझाते समझाते आधा क्वेश्चन करवा दूंगा, फिगर आपको क्लियर है। इनिशियल फ्लक्स है बी एच इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0। जो इनिशियल फ्लक्स है दैट इज बी एच इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0। तो इनिशियल फ्लक्स इज बी एच ए इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 होता है 1। फाइनली 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो फाइनल फ्लक्स हो गई बी एच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो फाइनल फ्लक्स आ गई माइनस बी एच इंटू ए। फाइनल फ्लक्स इज माइनस बी एच इंटू ए आ गई जी। चलो बहुत बढ़िया हो गया, ये फाइनल फ्लक्स होगी माइनस बी एच इंटू ए। अब कुछ नहीं है, मांगा क्या है उसने, एक तो मेरे ख्याल से ईएमएफ मांगी होगी। हाँ, ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, एक क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। बीएच दे रखी है, अगर तुम्हें ईएफ कैलकुलेट करनी है तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। देखो फार्मूला वैसे क्या था, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। एन की जगह तो 1 आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, 1 नहीं आएगा, 500 आएगा। एन की जगह 500 आ जाएगा तो एन लगा ही देते हैं, बिल्कुल सही। इसमें एन भी था भाई, ओके, माइनस एन इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब एन की जगह क्या पुट करोगे, 500। चेंज इन टाइम क्लियरली दे रखा है, चेंज इन टाइम क्लियरली दे रखा है। तो n की जगह बेटा 500 पुट करोगे, चेंज इन टाइम क्लियरली दे रखा है। चेंज इन फ्लक्स, यार इनिशियल फ्लक्स थी बी एच इंटू ए, फाइनल फ्लक्स क्या है माइनस बी एच इंटू ए। तो मेरे भाई चेंज इन फ्लक्स कितनी आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है माइनस बी एच इंटू ए, इनिशियल कितनी थी बी एच इंटू ए। तो चेंज इन फ्लक्स कितनी आई, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गए भाई 2 इंटू बी एच इंटू ए। ध्यान रखना भाई, अगर आपने उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो पहले पॉजिटिव फ्लक्स थी, फिर नेगेटिव फ्लक्स थी भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते जाते चेंज डबल हो जाता होता है। तो वही हो गया यहां पर, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगी 2 इंटू बी एच इंटू ए, माइनस साथ में लगेगा ही। जब मैं यहां पे पुट करूंगा -2 इंटू बी एच इंटू ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा इट विल बिकम माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, एन बना 2 बना बी एच बना ए बना, नीचे डेल्टा टी बना। अब एक तो जगह की कमी है भाई, कंजेस्टेड हो गया ज्यादा, दूसरा मेरे ख्याल से लगभग सारी बातें हो ही गई हैं। वैल्यू पुट करके अपने आप आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन, बी एच की वैल्यू भी गिवन, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, आर
सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन सही रखना, आंसर तुम्हें यहां पर दे ही रखा है, अपना नोट कर लो और मैच कर लेना भाई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, मैच कर लेना है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ये जो कॉइल का रोटेट करने वाला क्वेश्चन है ना, ये आता ही रहता है यार। एक कॉइल है उसको 180 डिग्री से रोटेट किया, एक सर्कुलर कॉइल है उसको 180 डिग्री से किया, रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको 180 डिग्री से किया। ये 180 डिग्री वाला क्वेश्चन, 180 डिग्री से रोटेट करने वाला तो आता रहता है। इसमें चेंज इन फ्लक्स 2 इंटू बी इंटू ए हो जाएगी, बस ये याद रख लो, चेंज इन फ्लक्स विल बी 2 इंटू बी इंटू ए। ठीक है, यहां पे बी एच था तो बी एच लिखा हुआ है, बाकी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आएगी नहीं बेटा। लेकिन अब क्वेश्चन तो करने चाहिए या करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगले पे कंसंट्रेट करते हैं। अगले को करने में भाई जगह बन जाएगी, भीड़ भड़क का समझा दिया था हमने, लेकिन वो बार बार अब क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे या सोचते रहेंगे, इससे अच्छा वो मैं पहले ही क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, आंसर पहले से लिख दिया, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहती है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। ओके जी, पढ़ लो तब तक। सवाल नंबर 2 जी, क्या कर रहा है, ये हमने डब्बा कर दिया कंप्लीट, ये डब्बा भी कर दिया कंप्लीट। दूसरे का सॉल्यूशन, हाँ अब टेंशन नहीं है भाई, अब जगह खूब है, यहां पे कराएंगे। दूसरे का सॉल्यूशन कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होगी, ये भी नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखी है, एरिया भी दे रखा है, बी चेंज हुआ है यहां पर। ठीक है, एक कॉइल है, कह रहा है ये इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है 200, एरिया 0.16 है, नंबर ऑफ टर्न्स 200, एरिया 0.16 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है 0.1 से 0.5 हो गया, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.4 हो गया, 0.1 से 0.5 हुआ ना, तो 0.4 का क्या आ गया, चेंज आ गया। समय भी दे रखा है कि ये कितने समय में हुआ, 0.025 सेकेंड्स में हो गया। ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करनी होगी, तभी आंसर दे रखा 640 वोल्ट। तो ईएमएफ इंड्यूस हमने फाइंड करनी होगी, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, पिछला वाला पहला क्वेश्चन फिर भी उसमें था, लॉजिक था बड़ा जबरदस्त। 180 डिग्री से रोटेट किया भाई, 180 डिग्री से रोटेट किया तो 2BA चेंज इन फ्लक्स आएगा। अब यहां पे E इक्वल टू क्या लगाना चाहिए, वही -n इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ओके जी, अब डायरेक्ट इसको कर देता हूं -n, नीचे डेल्टा टी है, यहां पे आएगा φ2 माइनस φ1, यह आएगा -n बाय डेल्टा टी φ2, यानी B2 इंटू ए। n दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है, कॉइल को रोटेट किया गया, थीटा नहीं दे रखा। थीटा में अब बेटा एज्यूम कर लो, दे ही रखा होगा, मैंने देखा नहीं होगा। थीटा में एज्यूम कर लो कि वो प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के कैसे पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा हमने 0 लेना है, थीटा में चेंज किया नहीं है, बी में चेंज हुआ है। तो थीटा जो है वो प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड या कॉइल का नॉर्मल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही रहा होगा कि ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर है, जो भी है, एरिया दे ही रखा है, कोई मतलब नहीं बेटा। मान के चलो अब कॉइल जो है उसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, या कह लो नॉर्मल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा 0 ले लेते हैं, इनिशियल फाइनल में कोई फर्क नहीं है, बी में फर्क डाला है, तो यहां पे बी ए कॉस ऑफ 0 आना था, कॉस ऑफ 0 बेटा जी हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, यह गया B2 ए माइनस B1 ए, क्योंकि बेटा एरिया में तो चेंज हुआ नहीं है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये B2 माइनस B1 बन जाता है, B2 माइनस B1 डेल्टा बी हो गया, डेल्टा बी तो यह गया n बाय डेल्टा टी ए इंटू B2 माइनस B1। B2 माइनस B1 को क्या लिख दोगे, डेल्टा बी, डेल्टा बी की वैल्यू दी हुई है, बाकी वैल्यूज यार पुट कर दो,
आंसर निकाल ही लेते हैं। माइनस एन, एन कितना दे रखा था भाई, एन की जगह 200 डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना दे रखा है 0.02 सेकेंड्स। यार ये 0.02 है, यहाँ 0.05 लिख दिया था हमने, करेक्शन कर लो 0.02। एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 0.16, और डेल्टा भी बेटा जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वो पहले निकाल लिया था यार, इट इज 0.4 आई थिंक, 0.4 वैल्यू पुट करके देख लो, सॉल्व कर लो यार। यहां से अगर मैं 0.02 हटा देता हूं तो यार ये हट जाएगा, 0.16 रह जाएगा ना, 0.16 रह जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 का यहां पे 100 आ जाएगा, ये बनेगा 100 इंटू 0.4, 100 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा, 40 इंटू 16 करके देख लो यार, 40 इंटू 16 करके देख लो, 6 चौक 24, 2 4 एकम 4 और 2 6, 640, ठीक आ गया भाई। 640 वोल्ट का झटका लगेगा अगर इसको हाथ लगा दो तो। वैसे 440 वोल्ट का होता है, ये 640 वोल्ट हो गई, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से खैर वोल्टेज ज्यादा भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यार इस टाइप से क्वेश्चन कुछ किए होंगे, कुछ कर लेना, ये भी कर लेना चाहिए। 2 सवाल हो गए, अब 2 और लिखे हुए हैं तो कराने ही पड़ेंगे। तो बेटा सिंपल है, कुछ नहीं, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वो जो माइनस लगा होता ना वो आपको बताया था, लेंस ने बताया था, लेंस ने। अब लेंस की भी स्टोरी लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चंस हो जाए। लेंस लॉ भी हमने डिस्कस करना है यार, उसमें भी काफी चीजें हैं, वो कंसेप्चुअल से क्वेश्चंस हैं उसमें, तो लेंस लॉ पे बेस भी बात आएगी। इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद है, हमने मौका दिया नहीं, मिटा दिया, आप मौका खुद ले लो, वीडियो को रोक दो, रिवाइंड कर दो और दोबारा देख लो। ओके, अब कहां पे पहुंचते हैं, सेकंड तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे इसको मिटा देते हैं भाई, मैं दोबारा कराने वाला था इसको, तो ये हमने मटे दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इस बार आई जे के फॉर्म में दे रखा है, 4i माइनस के, फ्लक्स फाइंड करनी है, ईएमएफ का नहीं, फ्लक्स का ही फार्मूला है। तो बी दे रखा है, फ्लक्स फाइंड करनी है, एरिया ऑफ लूप ए भी दे रखा है, और जो लूप है एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है। कुछ नहीं भैया, निहायत ही सिंपल सवाल है। सवाल नंबर 3 ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4i माइनस के, फ्लक्स फाइंड करनी है, एरिया दे रखा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो कॉइल है आपकी एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है, कॉइल जो है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, ये एक्स है मान लो, ये वाई है मान लो, ये जेड है मान लो, ये कॉइल है मान लो, और कॉइल कौन से प्लेन में पड़ी है, एक्स वाई प्लेन में पड़ी है। तो इसका नॉर्मल किधर जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है जेड डायरेक्शन में, नॉर्मल इज इन जेड डायरेक्शन, प्लेस इन एक्स वाई प्लेन, ऐसे पड़ी है, तो नॉर्मल आ गया बाहर की ओर, यानी जेड डायरेक्शन में। एरिया दे रखा है, तो अब आपको पता है जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 0.2, लेकिन एरिया को तो वेक्टर मान लिया, वेक्टर मान लिया तो इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ होती है, और अभी अभी हमने देखा कि इसका नॉर्मल तो जेड डायरेक्शन में है, तो इसकी जगह के लगेगा। तो सारी कहानी इस बात पे डिपेंड करती थी कि आप ए सही लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते। अब ए अगर सही लिख लिया तो बात खत्म हो गई, ए इक्वल टू 0.2, साथ में क्या लग गया, के लग गया। अब कुछ नहीं है, फ्लक्स इज इक्वल टू, नाउ ये तो पता ही है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी, बी है 4i माइनस के डॉट ए है 0.2 के, डॉट प्रोडक्ट करना तो तुम्हें आता ही होगा, आई से आई वाला, जे से जे वाला, के से के वाला, आई आई है नहीं, जे जे है नहीं, के है बस। ये आएगा 0.2 इंटू 1, तो क्या बचेगा
इट विल बी माइनस 0.2, के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फ्लक्स की जो यूनिट होती है ऐसे यूनिट वो होती है वेबर, सब कुछ ऐसे ही में था तो यूनिट हो गई वेबर, रिजल्ट आ गया 0.2 वेबर। तो फ्लक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए, मुझे ईएमआई के कराने थे मैंने, ईएमएफ वाले, लेकिन चलो एक फ्लक्स वाला आ गया वो भी देख लिया। ऐसे भी यार फ्लक्स कैलकुलेट करने को आ सकती है। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया अपना वो लास्ट वाला, वो भी करा देते हैं, ये तो हो गया। एक क्वेश्चन इसको देखकर और मन में आया, वो भी देखो कि कई बार आपको फ्लक्स दी होती है और वहां से आपने क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड करनी है, मान लो ठीक है, फ्लक्स दी हुई है और आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो चल रहे हैं यार वो तो खैर आते रहेंगे, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, ये एडिशनल हो गया यार। वो कहता है एग्जांपल के तौर पर कि गिवन फ्लक्स इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 5, ऐसे करके दे दिया, फ्लक्स इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 5, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो कैलकुलेट करने को कहता है। अब इसमें 5 सेकंड का क्या पंगा है यार, फ्लक्स दे दी ना अगले ने, हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, इट इज d∅ डिवाइडेड बाय dt, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू d∅ डिवाइडेड बाय dt, माइनस तो खैर लगाना ही लगाना है, अगर साइन इग्नोर करते हो तो d∅ बाय dt से भी ले सकते हो, लेकिन अब लगा ही दिया करो। तो E इक्वल टू बेटा d∅ बाय dt है ना, फायदे रखा आपको, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन करनी भी आती होगी, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बना भैया, ये बना 4t प्लस 3, ये बन गया 4t प्लस 3, इसकी डिफरेंशिएट 0 हो गई यार, ये आ गई ईएमएफ इंड्यूस्ड 4t प्लस 3। अब इसमें फिर उसने बोल रखा था ना ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t इक्वल टू 5 सेकंड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो इसमें t 5 पुट कर दें, ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला आ जाएगा, तो 5 के 20, 23 वोल्ट, 5 सेकंड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस मान ली जाएगी 23 वोल्ट, ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू 23 वोल्ट मेरे भाई। ओके, तो एक ये भी हो गया, एक वो लंबा सा क्वेश्चन लिख रखा है उसको भी देख ही लो। ये क्या कहता है, पढ़ो जरा, कह रहा है एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है, साइड उसकी दे रखी है, एक स्क्वायर लूप है, साइड दे रखी है, उसका ऊपर से रेजिस्टेंस भी दे रखा है मेरे भाई, तो साइड भी दे रखी है, रेजिस्टेंस भी है, इट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब यहां पे थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए होगी, वर्टिकली पड़ी हुई है, वर्टिकली कौन से प्लेन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली पड़ी हुई है। अब इमेजिन करो एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, एक ईस्ट हो गया और एक वेस्ट हो गया, ये लो यही ले लो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब ये पड़ी हुई है वर्टिकली, एक तो वर्टिकली पड़ी हुई है, एक ईस्ट वेस्ट प्लेन में पड़ी हुई है, 3 डायमेंशनली देखो इसको। सामने मेरे मान लो क्या है नॉर्थ, पीछे क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया फिर वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट है और ये ईस्ट वेस्ट में वर्टिकली पड़ी हुई है। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट में, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। यार यहां पे सिचुएशन को ना 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि सामने क्या मान लो नॉर्थ, अगर सामने नॉर्थ माना, पीछे क्या हो गया साउथ, ये क्या हो जाएगा फिर
ईस्ट, ये क्या आ जाएगा वेस्ट। तो सिचुएशन को यार चेंज कर देते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ तुम्हारे सामने है यार। इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली सोचते हैं, एंगल लेना ना उसका पंगा है बस। तो यार ये हो गया वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट वाली हो गई, एंड द कॉइल इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईस्ट वेस्ट में वर्टिकल पड़ी हुई है, ये ईस्ट वेस्ट में ऐसे पड़ी हुई है। अब नॉर्थ ऊपर नहीं भाई, नॉर्थ बाहर की ओर है, नॉर्थ तो तुम्हारी तरफ है ना, तो नॉर्थ बेटा जी आपकी तरफ है, ये रहा, ये पड़ी हुई है कॉइल ईस्ट वेस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्थ बाहर की ओर है यार, नॉर्थ इस तरफ है, ठीक है जी। अब सिचुएशन क्रिएट हुई है और आगे क्या बोल रहे हैं, प्लेस वर्टिकल इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, बी दे रखा है 0.01 टेस्ला, इट इज इक्वल टू 1 टेस्ला इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल 45 डिग्री पर, बीचों बीच, इन नॉर्थ ईस्ट। ये था नॉर्थ, ठीक है, इस तरफ है कहीं ईस्ट, तो ये नॉर्थ है, उस तरफ ईस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब इससे बिल्कुल 45 डिग्री पर। तो सिंपल सी कहानी आ गई, इस कॉइल का जो नॉर्मल है वो नॉर्थ में जा रहा है, देख ईस्ट वेस्ट के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है ना, तो इस कॉइल का नॉर्मल नॉर्थ में जा रहा है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, यानी 45 डिग्री पे, नॉर्थ से 45 डिग्री पे ईस्ट की तरफ दे रखा है ना। तो भाई हमें उससे क्या मतलब, हमें इसका नॉर्मल नॉर्थ में जा रहा था, 45 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इसका मतलब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्मल नॉर्थ की तरफ है यार, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से 45 डिग्री पे है ईस्ट की तरफ, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सीधा एंगल 45 डिग्री आ गया। अब ये चीज समझना, क्या सिचुएशन बोली मैंने, थीटा यहां पे 45 डिग्री लेंगे, टाइम ज्यादा लग गया इस क्वेश्चन में, जल्दी से देखते हैं आगे क्या करना है। ये वाली सिचुएशन को देखना भाई, फील्ड नॉर्मल की तरफ से 45 डिग्री, इसका प्लेन नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ नॉर्मली आ रहा था, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, तो थीटा 45 डिग्री आ रहा है बेटा। आगे क्या बोल रहे हैं, द फील्ड जो कि 0.01 टेस्ला था नॉर्थ ईस्ट में डिक्रीजेस टू 0, कुछ नहीं है, बस यही समझने वाली बात थी, बाकी इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है यार। B1 0.1 टेस्ला था, B2 0 हो गया, तो यार चेंज इन B 0.1 आ गया, -0.1, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है ना। अब फाइनल कितना था, 0 था, इनिशियल 0.1 था, ये कितना आ गया, -0.1 टेस्ला। ओके, ये डेल्टा भी आ गया। बाकी फाइंड क्या करनी है इसमें, करंट भी फाइंड करना है, ईएमएफ भी फाइंड करनी है। करंट के लिए रेजिस्टेंस दिया होना चाहिए, ऊपर दे रखा है 0.5 ओम, देख लो भाई। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू -n, n यहां पर मेरे ख्याल से स्क्वायर लूप है, साइड 10 है, n के बारे में कोई बात नहीं की है, देख लेना अगर की हो तो, मेरे ख्याल से नहीं किया, तो n 1 हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस हिसाब से जो इंड्यूस ईएमएफ है वो माइनस डेल्टा फाई, यानी फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 क्या आएगी बेटा, फाई 2 बी ए कॉस ऑफ थीटा माइनस बी ए कॉस ऑफ थीटा, नीचे डेल्टा टी। एरिया में कोई चेंज नहीं है, थीटा में भी कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में है, बस बी में है। फाइनल वाला B2 है, इनिशियल वाला B1 है बेटा, इसको माइनस ए कॉस थीटा इंटू डेल्टा टी बाहर निकाल लिया, यहां पर B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 मैंने पहले निकलवा दिया था, -0.1, एरिया की वैल्यू पुट कर लो,
दे रखी है, शायद साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एरिया निकल जाएगा, स्क्वायर लूप है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना मेरे भाई। ओके, बाकी इसकी वैल्यू पुट करो, आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है जी। तो सिचुएशंस कैसी भी आ सकती हैं, कई बार सिंपल होगा, पहला क्वेश्चन में बिल्कुल 180 डिग्री से रोटेट करवाया, इसमें एंगल का चक्कर पड़ गया था, एंगल खैर उलझ गए थे, हम ढूंढ लिया, आएगा इससे आंसर आएगा। ठीक है, ठीक करा दिया आपको, आंसर इसका इससे मैच हो जाएगा। अब अगली हेडिंग डाल लो यार, लेंस लॉ, अगली हेडिंग डाल लो, लेंस लॉ, फैराडे लॉ हो गया, उसके बाद लेंस लॉ नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। वो माइनस क्यों आया हुआ है, लेंस नहीं बताया था, थोड़ा सा मैंने बता दिया था। अगली बात लेंस लॉ बेटा, तो यार अगली हेडिंग आपकी फिर लेंस लॉ। ये जो हमने बोला हुआ है कि E इक्वल टू जो यार माइनस डी फाई बाई डी टी में, ये जो माइनस है ये लेंस ने बताया था। अब सिस्टमैटिकली करा देते लेंस लॉ। एक तो यार इसकी क्या याद रखनी पड़ेगी आपको, स्टेटमेंट। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बोर्ड में कि स्टेट लेंस लॉ, तो एक तो स्टेटमेंट याद रखनी है आपने, दूसरा इसके किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, दो बातें आएंगी। एक इसकी स्टेटमेंट याद करो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेंस लॉ कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है, और फिर आ जाता है कैसे, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बाकी फिर इसमें ना कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है यार, वो इस पे बेस्ड, लेंस लॉ पे बेस्ड ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप्ड हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। अब इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे ऑब्टेन होती है, बाय यूजिंग लेंस लॉ। तो वो कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले लेंस लॉ की सिंपल सी क्या कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में मैंने बोला कि माइनस साइन लेंस लॉ से आया था। स्टेटमेंट अगर मैं बात करता हूं लेंस लॉ की, तो इसकी स्टेटमेंट में मैं बोलूंगा कि लेंस लॉ स्टेट्स दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी ऑफ सच अ नेचर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड EMF is of such a nature that it oppose its on cause, यानी it always oppose the change in magnetic flux. The induced EMF is of such a nature that it oppose its own cause की जगह लिख देते हैं, it oppose the change in magnetic flux। मतलब जो इंड्यूस EMF डेवलप हुई है यार, वो इस हिसाब से होगी कि वो फ्लक्स चेंज को हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगी। फ्लक्स चेंज को अपोज करेगी मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज हुई है तो ईएमएफ इंड्यूस इस नेचर की होगी कि वो उसको इंक्रीज होने से रोके। अगर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कुछ ऐसा होगा कि वो उसको डिक्रीज करने से रोके। अब कैसे वो इंक्रीज और डिक्रीज करने से जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट रोक सकता है, वो फिर हम जब एग्जांपल्स करेंगे उसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये होगी लेंस लॉ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट याद कर लेना है। ये माइनस साइन क्यों आया, ड्यू टू लेंस लॉ, क्योंकि जो E है वो डी फाई बाई डी टी के हमेशा उल्टे चलेगी। अगर डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव जा रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव जा रही है, ईएमएफ नेगेटिव आएगी। अगर डी फाई बाई डी टी नेगेटिव जा रहा है, यानी फ्लक्स अगर नेगेटिव चल रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ रही। ठीक है जी। तो एक इसकी क्या याद कर लेना, स्टेटमेंट, ये इसकी होगी स्टेटमेंट। फिर मैंने बोला इस पे बेस कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि विच कंजर्वेशन लॉ इज फॉलोड बाय लेंस लॉ, तो उसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या आंसर आ जाएगा इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो और मैंने क्या लिखा है यहां पर कि लेंस लॉ follow law of
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ क्या फॉलो कर रहा है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है? अब उसकी एक्सप्लेनेशन ये है यार कि यार जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, इट इज इंड्यूस एट द कॉस्ट ऑफ सम मैकेनिकल वर्क डन। इट इज इंड्यूस एट द कॉस्ट ऑफ सम मैकेनिकल वर्क डन। तो लेंज लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कैसे? इसका एक लाइन में आंसर एक्सप्लेन करता हूं। एक लाइन में आंसर ये दे दो कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ सम मैकेनिकल वर्क डन। ईएमएफ इंड्यूस तो हो गई, ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी खर्च हुई ना। अब वो खर्च कौन सी हुई है यार? जो मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है ना फ्लक्स चेंज करवाने के लिए, तो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ, कैसे भाई? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज एट द कॉस्ट ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस इज एट द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन के कॉस्ट पे ये ईएमएफ इंड्यूस होती है, एट द कॉस्ट ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन। अब कैसे? ध्यान से सुनना, हमने बड़े एग्जांपल दिए तुम्हें वो फैराडे वाले। कीजिए, फैराडे ने एक मैग्नेट लिया, उसके पास एक कॉइल रखी, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया और उस मैग्नेट को पास लेके गया, दूर लेके गया, कॉइल को पास लेके गया, दूर लेके गया। अब पास ले जाने से या दूर लेके जाने से इसके थ्रू भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, जिसके कारण ईएमएफ क्या हो रही है? इंड्यूस हो रही है। अब यार जब इसको पास लेके आ रहे हो ना तुम, तो उसमें क्या हो रही है? इंड्यूस हो रही है ईएमएफ। अब यार वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो कुछ इस नेचर की है कि ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है। आप पास लेकर जा रहे हो तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। अब उसके अंदर कुछ ऐसा अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है करंट के कारण कि ये इसको पास आने से रोकेगा, अपोज एनी चेंज। जब पास लेकर जा रहे हो तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया या ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि इसको पास आने से रोकेगी। अब क्योंकि ये इसको पास आने से रोकेगी, अपोज करेगी, तो इसको पास ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर ये कोई ऑपोजिशन दे ही ना, यानी फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज ही ना करे, तो मुझे फ्लक्स चेंज करवाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब मुझे वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ वर्क ही नहीं कर रहा हूं, तो यार एनर्जी कहां से क्रिएट होगी? तो पॉइंट ये है कि द ईएमएफ इंड्यूस एट द कॉस्ट ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन। अब वो मैकेनिकल वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब मैं फ्लक्स चेंज करवाता हूं, कॉइल में एक अपनी ईएमएफ डेवलप हो जाती है जो कि ऑपोजिट नेचर की होती है और वो अपने कॉज को अपोज करती है। कॉज क्या है? फ्लक्स का बढ़ना या फ्लक्स का घटना। मैं इसको पास लेके जाता हूं तो फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, वो इंक्रीज करने से रोकेगा। अब जब वो इंक्रीज करने से रोक रहा है, मैं तो इंक्रीज करा रहा हूं, आई हैव टू डू सम वर्क, और वही वर्क क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। जो फ्लक्स डिक्रीज हो रही है तो उसमें एक अपनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी जो इसको डिक्रीज होने से रोकेगी। अब क्योंकि इसने इसको डिक्रीज होने से रोका,
लेकिन मैं तो डिक्रीज करा ही रहा हूं, मुझे उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क के दम पर ही, उस वर्क के कॉस्ट पे ही इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो लेंस लॉ में भाई इतना ही, अब जितना मर्जी खींच लो इसको, लेकिन इसको कंक्लूड कर दिया मैंने। क्या याद करना है, स्टेटमेंट, क्या याद करना है, कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है, और क्या देखना है, कैसे ये कंजर्वेशन लॉ लग रहा है। तो 3 पॉइंट है। उसके बाद फिर अब लेंस लॉ का यूज करते हुए हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड करेंगे। अब सबसे खास बात जो लेंस लॉ की है ना, कि लेंस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, यहां लिखते हैं, जगह बचाते हैं, कि लेंस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लॉ can be used to find the direction of induced current। अब कैसे, थोड़ा ध्यान देना, कैसे बेटा, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब जो एग्जाम्पल आएंगे, बस ये लगा लो कि वो जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे, उनको हमने यहां पे कवर अप करा देना है। तो लेंस लॉ किस काम में आएगा मेरे भाई, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन चलो 2 4 5 जितने होते हैं उतने हम डिस्कस अभी करवाते हैं आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल, अच्छा इसके लिए एक पुरानी बात पे आओ यार। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अपने आप में मैग्नेट बन जाती है। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट बन जाती है, आपने पढ़ा हुआ है, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, है ना। तो कोई भी बेटा करंट कैरिंग जो कॉइल है वो अपने आप में मैग्नेट बन जाती है। ठीक है जी, बन गई मैग्नेट। अब जब मैग्नेट बनेगी, कोई यार सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर, जो मर्जी हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेट बन गई। मैग्नेट बनेगी तो उसके थ्रू कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब आपने इतना भी पढ़ लिया कि मैग्नेट बन गई तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो होते नहीं है, वो नॉर्थ भी आएगा, उसमें साउथ भी आएगा। तो यार एक करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेट बनती है तो उसका नॉर्थ भी होता है, साउथ भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा। इतना आपने पढ़ लिया होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि अगर करंट ऐसे चल रहा है कुछ क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या डेवलप होगा, नॉर्थ डेवलप होगा। ओके, और अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो वाला एंड कैसे डेवलप होगा, साउथ डेवलप होगा, साउथ। ओके, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है बेटा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो उस कॉइल का वो वाला फेस जहां से तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, नॉर्थ डेवलप होता है। और अगर क्लॉकवाइज जा रहा हो तो वो वाला फेस साउथ डेवलप होता है, ये भी पता होना चाहिए। ओके, अब नॉर्थ और साउथ तो इकट्ठी होते हैं ना, तो मतलब यार ये जो कॉइल है ना, इस वक्त जो तुम्हें दिखाई दे रही है, इस वक्त जो कॉइल दिखाई दे रही है, ये इसमें जो तुम्हारा तरफ जो फेस है उसमें करंट, जो फेस बेटा आपकी तरफ है उसमें करंट कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये करंट कैसे चल रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फेस तो कैसा डेवलप हो गया, नॉर्थ डेवलप हुआ, नॉर्थ। ओके, लेकिन यार इसी कॉइल को दूसरी तरफ से पीछे जाकर देखोगे, पीछे तो देखो, तो इसके पीछे तो देखोगे पिछली वाली साइड से जाके, तो आपको ये करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज नजर आएगा। एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल। अब उस कॉइल में अगर बेटा आगे खड़े होकर देखोगे तो करंट अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो मैं अगर उसको देख रहा हूं तो मुझे वो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। यानी अगर फ्रंट फेस नॉर्थ डेवलप हो रहा है
एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण, तो इसका बैक वाला जो फेस है वो क्या डेवलप होगा, साउथ डेवलप होगा। वो सीधी सी बात है ना कि दोनों ही आएंगे ना, उसमें नॉर्थ भी आएगा साउथ भी आएगा। बात को समझो, अगर जो फेस तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्लॉकवाइज है तो उसका उल्टा वाला फेस एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके जी, तो एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। इस चीज की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम वो एग्जाम्पल जो है अगले वाले कर पाएंगे। चलो अब यहां पे जगह बनाते हैं। तो मैं बोल रहा था लेंस लॉ किस काम आता है यार, इट हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, कि करंट क्लॉकवाइज चलेगा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये किसकी हेल्प से फाइंड किया जा सकता है, लेंस लॉ की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। जो अभी बता रहा हूं बहुत ही जरूरी वाली चीजें हैं, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा एग्जाम में। जो अभी एग्जाम्पल होने वाले हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि हमने बोला यार एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है ये इसका साउथ है, और यहां पर एक सर्कुलर कॉइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैग्नेट के सामने एक सर्कुलर कॉइल पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये कुछ ऐसी पड़ी हुई है कि ये जो फेस है मैग्नेट के सामने है, बिल्कुल ये ऐसे पड़ी हुई है। ये जो आपको फेस शो हो रहा है वो कौन सा वाला फेस शो हो रहा है, जो मैग्नेट के सामने वाली साइड वाला है वो फेस शो हो रहा है आपको। ठीक है जी, इमेजिनेशन करनी है। अब यार अगर ये मैग्नेट इसके पास आता है मान लो, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी, अब इसने इसको क्या करना है, इंक्रीज करने से रोकना है। अब कैसे रोकेगा, ये नॉर्थ पोल है ना मेरे भाई, ये नॉर्थ पोल अगर इसके पास आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हुई, इसके कारण इसमें करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो जब ये नॉर्थ पोल को तुम इसके पास लेके जा रहे हो मेरे भाई, तो लेंस लॉ क्या कहता है कि ये इसको पास आने से रोकेगा, क्योंकि पास आने से फ्लक्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब पास आने से कैसे रोकेगा कि भाई जो कॉइल का फेस इसके सामने है ना वो नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। बात को फिर से सुनो, ये कॉइल थी शांति से पड़ी हुई थी, ये मैग्नेट था, मैग्नेट भी पहले शांति था। मैग्नेट को क्या हुआ, मैग्नेट आगे की ओर क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। जब मैग्नेट आगे मूव करेगा तो कॉइल को ये पसंद नहीं आएगा। लेंस लॉ के हिसाब से मैग्नेट जब पास आएगा फ्लक्स इंक्रीज होगी, ये इसको इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करेगा, और रोकने की कोशिश करेंगे अपना करंट कुछ ऐसा डेवलप कर लेगा, जो इंड्यूस करंट आएगा, कि इसके सामने वाला फेस नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। क्यों नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, इसने उसको रोकना है। तो इसके सामने वाला फेस बेटा जी अगर नॉर्थ डेवलप हुआ तो मतलब इसके सामने से अगर तुम देख रहे हो नॉर्थ डेवलप हुआ, तो इसका मतलब करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ डेवलप होना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो फेस इसके सामने है उस तरफ करंट कैसा चलने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जो बैक साइड है उधर करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। बात को समझो, इसके सामने जो फेस है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। मतलब इस तरीके से लेंस लॉ की हेल्प से आप डायरेक्शन ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर ये सामने वाले फेस की तरफ देख रहे हो तो करंट कैसे चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे पड़ा है तो करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अब अगर सिचुएशन चेंज कर दूं मैं, अगर मैं इसके पास साउथ लेकर जा रहा होता, ये साउथ है नॉर्थ है भाई, अगर साउथ लेके जाओगे तो जो फेस इसके सामने है वो साउथ डेवलप हो जाएगा। साउथ डेवलप होने के लिए करंट कैसा चलाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा।
तो लेंज लॉ की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं कि करंट कैसे डेवलप होता है। तो भैया साउथ लेकर जाओगे तो इसके सामने वाला फेस है उसमें क्लॉकवाइज करंट चलेगा, क्लॉकवाइज। अगर इसको पास लेके जाओगे नॉर्थ को तो एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा कर लो, अगर ये दूर जाता तो फ्लक्स डिक्रीज होने लग गई, फ्लक्स डिक्रीज होने लग गई तो ये इसको जाने से रोकेगा। अब जाने से कैसे रोकेगा? नॉर्थ जा रहा है दूर तो उसको कैसे रोकेगा? साउथ बनकर। तो ये साउथ बनेगा, जब ये साउथ बनेगा तो करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। तो अब इस 4 सिचुएशन है, यहां पर 4 सिचुएशन है, 4। नॉर्थ का पास आना तो इसके सामने वाला फेस एंटी क्लॉकवाइज करंट देगा। नॉर्थ का दूर जाना तो इसके सामने वाला फेस इस तरफ से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट देगा। साउथ का पास आना, साउथ का पास आना तो इसके सामने वाला फेस उधर से देखोगे तो, उधर से देखोगे तो कैसा करंट दे देगा? क्लॉकवाइज दे देगा, क्योंकि साउथ बनना है। साउथ दूर जाएगा तो इस फेस से इधर से देखोगे, साउथ दूर जाएगा तो इसको नॉर्थ बन जाना है। नॉर्थ के लिए इस फेस से एंटी क्लॉकवाइज, जिधर मैं खड़ा हूं वहां से क्लॉकवाइज। तो यार ऐसे भी लेंज लॉ का यूज किया जा सकता है। अब लेंज लॉ का जो यूज है वो हर बार अलग तरीके से करना पड़ता है। यहां मैंने नॉर्थ बना दिया, साउथ बना दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट बता दिया। अभी कोई और एग्जांपल दूंगा तो कुछ उसमें कुछ और कंसेप्ट भी लगाना पड़ सकता है। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल और दिया, अब उस एग्जांपल में हमने क्या बोला कि यार एक सिचुएशन है कि जी यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस 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 वाला, ठीक है। अब क्रॉस वाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको मतलब उसका पता है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कौन सी दिशा में? इनवर्ड डायरेक्शन है। अब यहां पे मैंने सिचुएशन क्रिएट करवा दी कि मैंने यहां पे कॉइल रख दी, यार एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी, चलो ये रखी, फील्ड वहीं तक है जहां तक मैंने बनाया है। इसको मैं फील्ड से बाहर लेकर जा रहा हूं। एक यहां पर सर्कुलर कॉइल रखी, इसको मैं फील्ड में अंदर की ओर लेकर जा रहा हूं। एक ये सिचुएशन है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रहा हूं, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर रहा हूं। और एक ये सिचुएशन है कि ये एक टेढ़ी मेढ़ी सी वायर है, इस पे चारों तरफ से कुछ ऐसा फोर्स लगाया जाएगा कि अल्टीमेटली ये सर्कुलर शेप ले लेगी। तो 4 अलग अलग स्थितियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो हमने चेक करना है कि क्या यार यहां पर इनके थ्रू कुछ करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। और दूसरा चेक करना है कि अगर करंट इंड्यूस होता है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो ये मेरी स्थिति ए, ये मेरी स्थिति बी, ये सी, और ये वाली स्थिति मान लो डी हो गई, ठीक है जी। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो कि आपके सामने है। तो पहले तो हमने चेक करना है कि करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। यार फील्ड मैंने बोला था जहां तक बनाया वहीं तक है, इस कॉइल को फील्ड से बाहर लेकर जा रहा हूं। फील्ड से बाहर जाएंगे तो एरिया अंडर द फील्ड कम होगा, यानी कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगी, फ्लक्स डिक्रीजेस। इसकी फ्लक्स क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है भाई, ये बाहर जा रहा है। जब ये पूरा अंदर था तो इसके थ्रू खूब फील्ड लाइन जा रही थी, जब ये फील्ड से बाहर जाएगा, बाहर तो फील्ड लाइन है नहीं, इसकी फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस केस में ये बाहर से अंदर आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तीसरी स्थिति में
ये फील्ड के अंदर ही अंदर मूव कर रहा है, देखो यहां से यहां तक मैंने मूव कराया इसको, फील्ड के अंदर ही अंदर मूव कर रहा है, फील्ड यूनिफॉर्म है, बी में कोई चेंज नहीं आया, एरिया उतना का उतना है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, एंगल में भी कोई चेंज नहीं आया, यानी इसके थ्रू फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यार फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है ना, इनमें से एक में भी चेंज आ गया तो फ्लक्स में चेंज आ सकता था, ईएमएफ इंड्यूस होती थी, हो सकती थी। अब किसी में कोई चेंज नहीं आया, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, इसमें नहीं होगी। अब इसमें चेक करो, ये फील्ड में पड़ी हुई है भाई, इर्रेगुलर शेप है, इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी इर्रेगुलर शेप की कॉइल को सर्कुलर शेप दे देना, कोई वायर है, कोई रस्सी है भाई, उसका सर्कल बनाएगा ना तो मैक्सिमम एरिया आएगा। कोई भी क्लोज लूप है, उसका जो मैक्सिमम एरिया है गिवन सरकमफ्रेंस से, अगर मैं कोई क्लोज लूप बनाता हूं उसका मैक्सिमम एरिया सर्कुलर वाले केस में ही आएगा। तो पहले तो ये सर्कुलर नहीं है, मैंने इसको आसपास से खींचकर सर्कुलर बना दिया, अब सर्कुलर बना दिया, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो इसके थ्रू फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, होगी होगी होगी। अब अगला सवाल है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट भी इंड्यूस होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आगे क्या चेक करना है हमने, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, थोड़ा ध्यान से समझना, लेंस लॉ के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ए सिचुएशन देखो, जो ए वाली कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है, बाहर, यानी इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रही है, डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। अच्छा, लेंस लॉ क्या कहता है, इसने चेंज को अपोज करना है, फ्लक्स अगर डिक्रीज हुई है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। अब यार जब ये फील्ड से बाहर चले गया, बाहर तो फ्लक्स है ही नहीं है, डिक्रीज हुई है फ्लक्स, ये डिक्रीज नहीं होने देगा। यार ये अपना करंट कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर लेगा, अपना करंट कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर लेगा कि जो कमी आई है ना उसको खुद की ही फ्लक्स से क्या करेगा, पूरा कर लेगा। बात को समझो, ये जब गया तो फ्लक्स डिक्रीज हुई, कौन सी वाली फ्लक्स डिक्रीज हुई, इनवर्ड वाली, क्योंकि इनवर्ड फील्ड था। अब इनवर्ड वाली फ्लक्स डिक्रीज हुई, ऑप्शन कोई और नहीं है, वो कुछ ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि खुद का फील्ड ही इनवर्ड हो जाए, ताकि जो इनवर्ड की कमी आई है उसको पूरा कर सके। तो खुद का फील्ड इनवर्ट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इसको खुद का फील्ड इनवर्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट चलाना पड़ेगा। यानी जब ये बाहर जा रहा होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, और कैसे इंड्यूस होगा, सॉरी भाई, इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है जी, इनवर्ट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। फिर से सुन लो, ये कॉइल बाहर गई, फ्लक्स डिक्रीज हुई, कौन सी वाली डिक्रीज हुई, इनवर्ट वाली। भाई इनवर्ट वाली डिक्रीज करने के लिए हो गई अगर, तो वो अपना खुद का ही फील्ड कैसा प्रोड्यूस करवा लेगा, इनवर्ट वाला प्रोड्यूस करवा लेगा। ठीक है जी, बात बन जाएगी, खुद का ही फील्ड इनवर्ट वाला प्रोड्यूस करवा लेगा, इसलिए करंट कैसा चलेगा फिर, क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर ये फील्ड क्रॉस क्रॉस नहीं डॉट डॉट वाला होता, डॉट डॉट वाला यानी आउटवर्ड वाला होता, स्थिति बिल्कुल यही होती, जब ये बाहर जा रहा होता तो फ्लक्स डिक्रीज हो रही होती, कौन सी वाली डिक्रीज हो रही होती, आउटवर्ड वाली डिक्रीज हो रही होती। तो आउटवर्ड वाली डिक्रीज को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए ये आउटवर्ड वाला ही प्रोड्यूस करा लेता, आउटवर्ड वाला प्रोड्यूस कराने के लिए इसका करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। यार ये लेंस लॉ है, हर जगह लेंस लॉ अलग तरीके से लगाना पड़ेगा भाई। यहां पे और कहानी थी, नॉर्थ बन गया जी, नॉर्थ ने नॉर्थ को रोकना है, यहां साउथ बन गया जी, वहां इस तरीके से बता दिया कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, यहां पे कमी आ गई, बढ़ोतरी हो गई, उस तरीके से बता देंगे। तो
तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब इसको चेक कर लो, ये अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। कौन सी वाली फ्लक्स इंक्रीज हो रही है? इसकी फ्लक्स क्या हुई है? इंक्रीज। कौन सी वाली इंक्रीज हुई है? इनवर्ड वाली। अब वो इंक्रीज को कैसे रोकेगा? यार ये अपने अंदर एक ऑपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करवा देगा जो इनवर्ड को काटेगी। अब इनवर्ड की ऑपोजिट तो आउटवर्ड फ्लक्स है। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब इसको आउटवर्ड वाली फ्लक्स प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, तो इसका करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये अंदर जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, जब ये बाहर जाएगी तो क्लॉकवाइज आएगा। ये सिचुएशन है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसमें तो फ्लक्स इंड्यूस होनी ही नहीं है। इसकी बात कर लो भाई, इसका एरिया बढ़ गया था, बढ़ गया था मतलब फ्लक्स बढ़ गई थी। फ्लक्स बढ़ गई थी तो कौन सी वाली बढ़ी थी? इनवर्ड वाली बढ़ी थी। इसने क्या करना है? बढ़ने से रोकना है। बढ़ने से कैसे रोकेगा? ऑपोजिट वाली फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। यानी जब इसका एरिया तुमने बढ़ा दिया, फ्लक्स बढ़ गई, इसने उसको अपोज करना है। बढ़ी कौन सी थी? इनवर्ड वाली। इसको कौन सी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी? आउटवर्ड वाली। आउटवर्ड वाली प्रोड्यूस करने के लिए इसमें करंट कैसा चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिचुएशन है भाई लेंज लॉ की। बहुत से क्वेश्चन इस पे बेस्ड बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, वर्कआउट करना पड़ेगा। बहुत सी, मैंने बोला सिचुएशंस अनलिमिटेड सी हैं, बहुत दे रखी होती हैं। तो मैंने 2-3 सिचुएशन आपको करवा दी। कई बार मान लो क्वेश्चन आ गया, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके सामने लूप पड़ी हुई है। एक करंट कैरिंग वायर है, इसके सामने लूप पड़ी हुई है। तुमने इसमें ऐसे ऐसे एक डीसी करंट लगा रखा है। ओके, ये सिचुएशन है, करंट आ रहा है और ये इसके पास लूप पड़ी हुई। ठीक है, पहला सवाल तो ये डालता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। तो यार अगर तो ये जो सिचुएशन तुम्हारे सामने शो कर रखी है ना, इसमें तो इसके अक्रॉस या इसके अंदर से कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा? यार चेंज कुछ नहीं हो रहा। ये जो है सर्किट, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इसका करंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको पता है करंट नीचे जा रहा है तो इसके हिसाब से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड आ रही है। लेकिन सिचुएशन में कुछ चेंज थोड़ी कर रहे हो तुम। ना तो इसका करंट चेंज हो रहा है, ना इसका एरिया चेंज हो रहा है। यानी इस वक्त जो अपने पास फार्मूला है बी ए कॉस थीटा, ये रहा, इसकी पोजीशन फिक्स है। तो इसका जो यहां पर इसको मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहा है, वो तो अब हो रहा है, जो हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा? जब वो आगे पीछे करेंगे हम, तब हो जाएगा। तो इस वक्त तो बी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अपना एरिया इसका, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। इसके अपने एरिया में भी कोई चेंज नहीं आएगा और थीटा में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ना तो बी में चेंज आया, ना ए में चेंज आया, ना ही थीटा में चेंज आया। तो इस वक्त तो कोई इस कॉइल में करंट वरंट इंड्यूस नहीं होगा। अब यहां पे आगे वो अगली सिचुएशन क्रिएट करता है। पहली सिचुएशन का तो आंसर दे दिया भैया, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कहीं भी कहते हैं ना ऐसे कॉइल पड़ी हुई है और ऐसे एक करंट कैरिंग सर्किट पड़ा हुआ है, बताओ इसमें से करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसका आंसर तो आ गया, नहीं होगा, नहीं हो रहा भाई। ओके,
अब अगली सिचुएशन ये आ गई कि मान लो सेम ही डायग्राम है, पॉजिटिव नेगेटिव, स्थिति बिल्कुल सेम है, ये कॉइल है। अब बेटा आगे कई बार वो कह देता है कि यहां पे जी हमने एक रियोस्टेट लगा रखा है या वेरिएबल रजिस्टर लगा रखा है। वो कह रहा है अगर मैं आर की वैल्यू में कुछ भी कह सकता है, सीधा कह सकता है करंट बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं, आर कम कर रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं, आगे कर रहा हूं पीछे कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं नीचे कर रहा हूं, कुछ भी कह सकता है। फिलहाल क्या बोला, आर इंक्रीज किया तो क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा? तो इस बार आंसर है कि होगा। देखो मैं बोल रहा था फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, किसी एक में चेंज आ गया तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा जिससे करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर इसके एरिया में तो देख चेंज आ नहीं रहा, इसकी पोजीशन ना मैं इसको छेड़ रहा हूं ना इसको छेड़ रहा हूं, थीटा में भी कोई चेंज आ नहीं रहा। बी में आ जाएगा। बेटा बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें ये कॉइल पड़ी हुई है। वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? इस करंट कैरिंग सर्किट के कारण है। यहां जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसके कारण है। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट कंडक्टर का याद करो 2 काई बाय आर होता था। अब इसकी यहां से दूरी चलो कांस्टेंट है, के वैसे कांस्टेंट है, लेकिन भाई रेजिस्टेंस चेंज कर दिया तो आई में चेंज आएगा ना, आई में चेंज आ जाएगा, बी में आ जाएगा, बी में चेंज आएगा। मतलब कहने का अगर कुछ ना कुछ चेंज करोगे तो चलो इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब वो करंट कितना इंड्यूस होगा, किधर को इंड्यूस होगा, उसके लिए फिर हमारे पास लेंज लॉ है जी कि करंट किस तरफ इंड्यूस होगा कितना होगा, उसके लिए लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ के हिसाब से चेक करते हैं कैसे करंट इंड्यूस होगा। बात को समझना, हमने बोला था इस सिचुएशन में इसके थ्रू फील्ड लाइन आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड। देख भाई इसका फील्ड इधर इनवर्ड है, इनवर्ड, और इधर कैसे है आउटवर्ड। तो इसके तरफ जो भी फ्लक्स है ना भाई, आउटवर्ड वाली फ्लक्स है। इसका जो फील्ड इस प्लेन के आउटवर्ड आ रहा है इस जगह पर। हमने आर को क्या किया, क्वेश्चन में देगा वो क्लियर कि इफ आर इज इंक्रीज्ड। अब ध्यान से सुनना, आर इंक्रीज होने से, सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से भाई करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो गया, डिक्रीज। अगर इसका करंट डिक्रीज हो गया तो बी क्या हुआ, डिक्रीज। अब बी डिक्रीज हुआ तो फ्लक्स क्या हुई, डिक्रीज। यानी इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब लेंज लॉ इसमें जाग जाएगा। जैसे इसमें लेंज लॉ जाग जाएगा तो कहेगा भैया फ्लक्स डिक्रीज कैसे हो गई, उसको डिक्रीज करने से रोकना है। तो इसके थ्रू भाई रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट घट गया, करंट घटने से बी घट गया, बी घटने से फाई घट गई। अब फाई कौन सी वाली घटी, कौन सा था, आउटवर्ड था ना, इधर इनवर्ड है और यहां पर आउटवर्ड है ना। तो इसके थ्रू जो फील्ड है वो कैसा है, आउटवर्ड जा रहा है ना। तो आउटवर्ड वाली फ्लक्स घट गई तो क्या करेगा, उस घटने को रोकने के लिए ये अपनी खुद की ही आउटवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करवा देगा। अब आउटवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करवाने के लिए इसको करंट कैसा चलवाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलवाना पड़ेगा। तो इसके थ्रू करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। अब अगली बात यह है, एग्जाम्पल इस पे बहुत हैं और कराए जा सकते हैं, फिलहाल हम इसको रोकेंगे क्योंकि एक ही बार में सारे एग्जाम्पल एक के बाद करवा दूंगा तो वो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। जो मैंने 3-4 तरह के करवाए ना बेटा एग्जाम्पल, लेंज लॉ कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, उनको देखो ध्यान से। ठीक है जी, उनको ध्यान से देख लो। बाकी अब हम अगली बात जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे।